नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने दो अन्य मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा संज्ञानात्मक विकास को ही कहते हैं मानसिक विकास। ठीक, किसी बालक को में सोचने समझने और तर्क करने की जो क्षमता का विकास होता है उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब देखिएगा संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का क्या कहना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, जब बालक अपने समाज के अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करता है या उनके साथ विचार का आदान प्रदान करता है तो उसी को कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात बालक अपने समाज में अंतःक्रिया करके कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, अगला है संस्कृति। संस्कृति के बारे में कहना है कि बालक जिस संस्कृति से संबंधित है या जिस संस्कृति से बिलोंग करता है उस संस्कृति का प्रभाव उसके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। देखिएगा समाज का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा अगला है भाषा। भाषा, देखिएगा वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में भाषा पर विशेष बल दिया और इनका कहना है कि भाषा जो है उस संज्ञानात्मक विकास को सरल बनाती है, सुगम बनाती है। ठीक है, अर्थात बालक में पहले भाषा का विकास होता है, फिर जब बालक 3 साल का हो जाता है, लगभग 3 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है और 3 साल से भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों साथ साथ जीवन पर्यंत चलते हैं। ठीक है, यानी बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको आधार कौन प्रदान करता है? भाषा। ठीक है, इसी का देखिएगा दूसरे सेंटेंस में कहा जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा विकास का अनुसरण करता है। यहां से भी प्रश्न कितनी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो भाषा के बारे में समझ गए। अब अगला है सांस्कृतिक उपकरण। देखिए सांस्कृतिक उपकरण क्या है? वैसे भौतिक उपकरण जो बालक को सीखने में समझने में या संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है उसको कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण, जैसे नक्शा, कैलकुलेटर, ये सब जो उपकरण हैं वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में मैंने भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कौन सा उपकरण? सांस्कृतिक उपकरण। साथ ही साथ जो बौद्धिक ढांचा है, जो मानसिक बौद्धिक ढांचा है भाषा, उसे भी सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब अगला है MKO। इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे? MKO। अब देखिएगा वाइगोत्स्की का कहना है कि अगर कोई बालक MKO के साथ अंतःक्रिया करता है या उसके संपर्क में रहता है तो बालक उससे भी कुछ न कुछ सीखेगा या उसका भी प्रभाव उसके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह 3 क्षेत्र से गुजरता है। ठीक है, यह 3 क्षेत्र माने संज्ञानात्मक विकास के 3 क्षेत्र हैं। पहला वास्तविक विकास क्षेत्र, दूसरा समीपस्थ विकास क्षेत्र, तीसरा संभाव्य विकास क्षेत्र। अब बारी बारी से तीनों को समझते हैं। वास्तविक विकास क्षेत्र वैसे विकास क्षेत्र जिसमें बालक बिना किसी सहायता के अपने आप सीखता है, अपने आंतरिक क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार सीखता है, तो उसी को कहते हैं वास्तविक विकास क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ वास्तविक विकास क्षेत्र में जैसे जब बालक कुछ छोटा रहता है, अपने घर में माता पिता के साथ रहता है, तो बहुत कुछ चीज को अपने आप सीख लेता है, उसी को कहते हैं उस समय बालक रहता है वास्तविक विकास क्षेत्र में। ठीक है, अब अगला देखिएगा समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसको समझने से बेहतर होगा पहले इसको समझ लेते हैं, संभाव्य विकास क्षेत्र। देखिए संभाव्य विकास क्षेत्र क्या है इसके बारे में समझते हैं। संभाव्य विकास क्षेत्र, जब किसी बालक को सहायता दिया जाता है या उचित सहायता दिया जाता है
तब वह जहां तक सीखने की उसमें कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को कहते हैं संभाव्य विकास क्षेत्र। अर्थात बालक किसी के सहायता, किसी अन्य व्यक्ति के सहायता द्वारा कहां तक सीख सकता है, उसी को कहते हैं संभाव्य विकास क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए समीपस्थ विकास क्षेत्र, बालक बिना किसी सहायता के सीखता था तो उसको कहते थे वास्तविक विकास क्षेत्र। जब बालक किसी व्यक्ति के सहायता द्वारा जहां तक सीख सकता है उस क्षेत्र को कहते हैं संभाव्य विकास क्षेत्र। अब देखिएगा समीपस्थ विकास क्षेत्र तो कहता है कि बालक बिना किसी सहायता के सीखता है और किसी व्यक्ति के सहायता द्वारा सीखने की क्षमता रखता है, उसके बीच के अंतर को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसी के बीच के अंतर को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसी को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये तीनों विकास क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक। अब देखिएगा बालक को यहाँ सहायता की जरूरत पड़ती है, यहाँ सहायता की जरूरत पड़ती है, तो सहायता करने वाले में अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहलाएंगे MKO, मोर वल्नरेबल अदर। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है, कोई बालक है, जब वो कोई जैसे समीपस्थ विकास क्षेत्र में पहुंचता है, विद्यालय जाना शुरू करता है, तो उसको किताब पढ़ने के लिए, तो बालक किताब अपने आप पढ़ना नहीं सीखता है, उसको कोई न कोई सहायता देंगे। या मान लीजिए कोई अध्यापक की सहायता से बालक अगर सीख रहा है या अपने माता पिता की सहायता से अगर सीख रहा है तो उसी को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। वहां सहायता दे रहा तब बालक सीख रहा है, तो उसी को जो व्यक्ति अगर कोई होंगे तो उसको कहते हैं MKO। अगर कोई वस्तु है तो उसी को कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण। अगर कोई वस्तु उसको मदद करता है तो उसको क्या कहते थे? सांस्कृतिक उपकरण। जैसे नक्शा, कैलकुलेटर अभी आप पढ़े थे। तो अगर कोई व्यक्ति है तब उसको कहेंगे MKO, सहायता करने वाला। अगर कोई वस्तु है तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण। ठीक। अब देखिए कोई व्यक्ति है उसको कहते हैं MKO। अब देखिएगा व्यक्ति जिस प्रोसेस, जिस प्रक्रिया द्वारा सहायता करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं पार, उस प्रक्रिया को कहते हैं आलंबन, उस प्रक्रिया को कहते हैं ढांचा, उसको कहते हैं मचान, इसी को कहते हैं सहारा देना, सहारा देना, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये सब इसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति था तो उसको कहते थे MKO, लेकिन व्यक्ति जिस प्रक्रिया द्वारा सहायता करता था उस आंशिक सहायता को, क्षणिक सहायता को क्या कहा जाता है? पार, आलंबन, ढांचा, मचान, सहारा देना, इसी का अलग अलग अन्य नाम है। ठीक है। अब देखिएगा पार या ढांचा या आलंबन के बारे में समझते क्या है स्कैफोल्डिंग। देखिएगा स्कैफोल्डिंग एक आंशिक या क्षणिक सहायता है। इसे जब बालक को आवश्यकता होता है तब दिया जाता है। समझ गए? जैसे इसको समझते हैं कि अगर कोई बालक किसी समस्या का समाधान कर रहा है या मान लीजिए कोई प्रश्न का हल करना चाह रहा है, उससे हल नहीं हो पा रहा है, तो हम अगर उसको कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, अध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति उसको थोड़ा बहुत जो हेल्प कर देते हैं, थोड़ा हिंट कर देते हैं, उसी को कहते हैं पार। तो पार में कभी भी पूरी तरह से हेल्प नहीं किया जाएगा, उसमें आंशिक सहायता किया जाएगा या क्षणिक सहायता किया जाएगा, उसी को कहेंगे पार। तो इससे भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा तो अब समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या कहेंगे? हेल्प करने वाला। अगर कोई व्यक्ति है तो MKO, अगर कोई वस्तु है तो सांस्कृतिक उपकरण। जिस प्रक्रिया से कोई व्यक्ति हेल्प करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं पार, आलंबन, ढांचा, मचान, सहारा देना। ठीक है। तो तीनों विकास क्षेत्र में सबसे बेसी प्रश्न इसी विकास क्षेत्र से आएंगे, समीपस्थ विकास क्षेत्र से। ठीक है। अब इस तीनों विकास क्षेत्र को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब तीनों विकास क्षेत्र को डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा बालक जब बिना किसी सहायता से सीखता था उसको कहते थे वास्तविक विकास क्षेत्र। मान लीजिए कि बालक बिना किसी सहायता से कोई व्यक्ति नहीं सहायता करता है, तब वह यहां तक पहुंच सकता है, अपने आप यहां तक, इस क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तो इस तक के विकास क्षेत्र को कहेंगे वास्तविक विकास क्षेत्र। ठीक है। अब देखिएगा अगर बालक को सहायता दिया जाए
अगर उचित सहायता दिया जाए, सही ढंग से सहायता दिया जाए, तब बालक इस क्षेत्र तक, यहाँ तक ये पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है। तो इस वाले विकास, इस वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक पहुंचने की जो संभावना है, इसी क्षेत्र तक को विकास क्षेत्र को कहते हैं संभाव्य विकास क्षेत्र। ई वाले लाइन तक पहुंचने वाले जो होते हैं, इसको कहेंगे क्या? संभाव्य विकास क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? इस लाइन तक संभाव्य विकास क्षेत्र, ठीक है, इसको कहेंगे संभाव्य विकास क्षेत्र। अब देखिएगा, जहां यहां तक बिना सहायता के पहुंचता था और यहां तक किसी सहायता से पहुंच रहा है, किसी व्यक्ति के सहायता से। अगर कोई व्यक्ति से सहायता से संभावना है कि यहां तक पहुंच जाएगा, तो उसको कहते थे संभाव्य विकास क्षेत्र। ये लाइन हो गया क्या? संभाव्य विकास क्षेत्र। अब देखिएगा, यहां से यहां तक आने में जो कोई मदद करता है, जो यहां तक पहुंचने में जो उसको मदद करता है, पुल का काम करता है, सहारा देने का काम करता है, इसी दोनों बीच के क्षेत्र के अंतर को कहते हैं ZPD। इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति को कोई न कोई सहायता करने वाला होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ बिना किसी सहायता से यहाँ तक पहुंचता था। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको किसी न किसी व्यक्ति की सहायता चाहिए। अगर उसको प्रॉपर ढंग से सहायता मिल जाए तो बालक में संभावना है कि वह यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पहुंचता था, ये दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते थे? ZPD। ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है, इसी को क्या कहते हैं? ZPD, या इसी को कहते हैं क्या? समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक। अब देखिएगा, यही तीनों विकास क्षेत्र था। अब देखिए, इस क्षेत्र के बाद, संभाव्य क्षेत्र के बाद, अब देखिएगा, अगर बालक को आप सहायता भी देंगे फिर भी वह आगे नहीं बढ़ता है, तो ये वाला क्षेत्र जो उसके पहुंच से बाहर है, तो कहेगा कि बालक, मैंने बालक को प्रॉपर सहायता दिया जाए फिर भी बालक नहीं सीखता है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ई वाला क्षेत्र। इसको कह सकते हैं दूरस्थ विकास क्षेत्र। इसको कह सकते हैं दूरस्थ विकास क्षेत्र। मतलब ये बहुत दूर हो जाएगा, मतलब वहां जब तक सहायता भी करेंगे फिर भी बालक नहीं सीखेगा। इसको कहते हैं दूरस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से तीनों को समझ गए। देखिए, वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में भाषा पर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और इन्होंने 3 प्रकार के भाषा का जिक्र किया। पहला देखिएगा, सामाजिक भाषा, सोशल लैंग्वेज, जो कि बच्चा 2 साल से बोलना शुरू कर देता है। दूसरा है निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, बच्चा 3 साल से बोलना शुरू कर देता है। और तीसरा है मौन आंतरिक भाषा, साइलेंट इनर स्पीच, बच्चा 7 साल से बोलना शुरू कर देता है। अब हम बारी बारी से तीनों भाषा के बारे में समझते हैं। सामाजिक भाषा, वैसी भाषा जिसका प्रयोग बालक अपने जरूरत की पूर्ति के लिए समाज से करता है, उसी को कहते हैं सामाजिक भाषा। जैसे एक बालक को भूख लगने पर वो अपनी माँ से खाना मांगता है, बोलता है मम्मी खाना लाओ, तो इसी भाषा को कहते हैं कौन सा भाषा? सामाजिक भाषा, जो कि बोलना कितना साल से शुरू करेगा? 2 साल से। अब अगला भाषा को समझेंगे, निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता क्या है सो। निजी भाषा, वैसी भाषा जिसका प्रयोग बालक अपने आप को दिशा निर्देशित करने के लिए, या अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने के लिए, या अपने सोच को विनियमित करने के लिए अपने आप से जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसी को कहते हैं निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। और इसमें क्या है कि बालक जो अपने आप से भाषा का प्रयोग करता है, तो वो आवाज के साथ प्रयोग करता है, मैंने कोई दूसरा लोग सुन ले उस तरह से भाषा का प्रयोग करता है, तो उसी को कहते हैं निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। जैसे इसके बारे में समझिए, एक लड़की अपने कमरे में कपड़े को तह करते हुए खुद से बात कर रही थी, उसकी माँ सुन ली तो कौन भाषा का प्रयोग कर रही थी? निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। या सुनने योग्य थी, मुंह से अगर आवाज निकल रहा था तो उसको कहेंगे निजी भाषा, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। अगर वही भाषा आगे चलकर जब मौन हो जाती है, माने गुप्त हो जाती है, मौन हो जाती है, अंदरूनी रूप से बोलने लगती है, अंदरूनी कोई दूसरा अन्य व्यक्ति कोई नहीं सुन सकता है, तो उसी को कहते हैं मौन आंतरिक भाषा, साइलेंट इनर स्पीच, जो कि कितना से होता है? 7 साल से शुरू हो जाता है। ये दोनों भाषा में मुख्य अंतर है कि इस भाषा को कोई अन्य व्यक्ति अगर उसके बगल में है तो सुन सकते हैं, लेकिन ये जो भाषा है आंतरिक रूप से बोला जाता है, अपने अंदर
बात किया जाता है, कोई दूसरे अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकते। ठीक है, इन तीनों भाषा में सबसे महत्वपूर्ण भाषा वाइगोत्स्की किसको माने हैं? निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक अपने सोच को विनियमित करने के लिए निजी भाषा का प्रयोग करता है, और इसी भाषा को, निजी भाषा और व्यक्तिगत वार्ता को ही जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित भाषा की संज्ञा दी। ठीक है, अब देखिएगा इन तीनों भाषा में आप तीनों भाषा को अच्छी तरह से समझ गए। अब देखिएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है, उसके बारे में समझते हैं। सहायता प्राप्त खोज करना, दूसरा है साथी संघी का सहयोग, तीसरा है सहयोगी अधिगम, चौथा है पारस्परिक शिक्षण या अनुनयन शिक्षण। बारी बारी से समझते हैं। पहला है सहायता प्राप्त खोज। देखिएगा सहायता प्राप्त खोज में जो होता है, खोज में अध्यापक जो होता है बच्चों के अधिगम को निर्देशित करते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा का जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है उसमें उसका पर्याप्त सहभागिता बनी रहे, ताकि बच्चा को जहां जरूरत हो वहां उसको सहायता करेंगे और बच्चा अपने से क्या करेगा, खोज करेगा। उसी को कहते हैं सहायता प्राप्त खोज। ठीक, अब दूसरा है साथी संगी का सहयोग। बालक अपने साथी संगी के सहयोग द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, अब उसके शिक्षण अधिगम में मदद करता है, उसी को कहते हैं साथी संगी का सहयोग। तीसरा है सहयोगी अधिगम। इसमें बालक अपने छोटे छोटे समूह बनाते हैं और समूह बनाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर सब कार्य करते हैं, उसी को कहते हैं सहयोगी अधिगम। और उस समूह में से एक दूसरे से बालक कुछ न कुछ सीखता है, उसी को कहते हैं सहयोगी अधिगम। अगला है पारस्परिक शिक्षण या अनुनय शिक्षण, उसके बारे में समझते हैं। पारस्परिक शिक्षण या अनुनय शिक्षण क्या है? देखिएगा इसमें अध्यापक और दो चार बच्चों के समूह होते हैं। ठीक है, अध्यापक और दो चार बच्चों के समूह होते हैं और इसमें किसी टॉपिक पर या किसी लेखांश पर डिबेट किया जाता है, अपना विचार आदान प्रदान किया जाता है। तो अध्यापक से भी कुछ न कुछ बच्चे सीखते हैं और बच्चे से भी कुछ न कुछ अध्यापक को नया सीखने को मिलता है, उसी को कहते हैं पारस्परिक शिक्षण या अनुनयन शिक्षण। ज्यादा प्रश्न यहीं से रहते हैं, पारस्परिक शिक्षण या अनुनयन, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, अब देखिएगा इनके बारे में और समझते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत होता है वो क्या होता है, निरंतर होता है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो निरंतर प्रक्रिया नहीं है, रुक रुक कर होता है। ऐसा मानना है क्या, जीन पियाजे का। ठीक है, अब आगे समझते हैं दोनों में। अब देखिएगा जब प्रश्न बनाने लगेंगे तो आपको लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की की आलोचना है। तो ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की की आलोचना जहां अगर पूछे तो आप जो बात जीन पियाजे बोले हैं वो वाइगोत्स्की की आलोचना है, और जीन पियाजे का आलोचना बोले तो जो बात वाइगोत्स्की बोले हैं वो जीन पियाजे का आलोचना है। दोसर एक दोसर को जो आलोचना किए हैं, इसलिए जब भी पूछे आलोचना वाले प्रश्न तो उसमें ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की का आलोचना, तो हम जो बात जीन पियाजे बोले हैं वो आंसर हो जाएगा, और जो हो जाएगा जीन पियाजे का आलोचना, जो बात वाइगोत्स्की बोलेंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की अपने सकारात्मक विकास सिद्धांत में समाज और संस्कृति पर बल दिए, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका एक और कथन है कि बालक में पहले भाषा विकास होता है, फिर उसके बाद 3 साल का जब बालक होता है उसमें तब संज्ञानात्मक विकास होता है, तब वहां से भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास साथ साथ चलते रहती है जीवन पर्यंत। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा पर विशेष बल दिया। ठीक है,